a new lecture of a new chapter। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर का नेम है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है, इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। देखो, अभी तक जितना भी अकाउंटिंग हमने समझा है क्लास 11th में, ये सारे बस अभी तक हमने रिकॉर्डिंग एंड लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं और बेसिक बातों को जाना है। बट अभी तक एक भी चैप्टर ऐसा नहीं आया है जिसमें आपको किसी भी एकाकी व्यापार का या किसी भी बिजनेस का आपको फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता करते हैं ये बताया जाए। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो, लॉस कैसे निकाल सकते हो, उसका पोजीशन क्या है, ये अभी तक आपको नहीं बताया गया है। ठीक है, तो अभी तक हम सभी जर्नल में रिकॉर्ड करना सीखे हैं, लेजर पोस्टिंग करना सीखे हैं एंड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना सीखे हैं। बट अभी तक हम वो फाइनल जो राउंड होता है जिसमें हमें बिजनेस के बारे में पता चलता है कि कैसे उसका प्रॉफिट करना है, कैसे उसका लॉस का पता करना है, कैसे उसका फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है, ये नहीं बताया गया था। तो आज ही के चैप्टर में, मतलब आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसी चैप्टर में हमें इन सभी अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज हो जाएगा और यही चैप्टर है हमारा जिसमें हम पता करेंगे कि किसी भी सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट या लॉस एक फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा। ठीक है, एक फाइनेंशियल डेट पर उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा, ये हम आज के ही चैप्टर में, मतलब अभी यही चैप्टर में जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो हमारा क्लास 11th होता है इसमें हम सभी सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमें फर्म के बारे में नहीं पढ़ना, कंपनी के बारे में नहीं पढ़ना, बट हमें यहाँ पे जो समझना है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक एकाकी व्यापारी, एक व्यापारी जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फिर उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। जर्नल करने के बाद उनका लेजर पोस्टिंग होता है, लेजर पोस्टिंग होने के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है और ट्रायल बैलेंस होने के बाद फाइनेंशियल पोजीशंस प्रिपेयर होते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं। अभी हम समझेंगे आगे। आज का जो क्लास है वो इस चैप्टर का सबसे पहला क्लास है, तो आज ही से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन तो स्टार्ट नहीं होने वाला। पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, थोड़ा बेसिक से बातों को समझेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम सभी इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऐसा रिकॉर्ड है किसी भी बिजनेस का जिससे उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस का पता करते हैं, जिससे उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है ये पता करते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी वही है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, इसमें हम यही करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने वाले हैं किसी बिजनेस का। और इसे तैयार कैसे हम करते हैं, तो इसे तैयार करने के लिए हमें कुछ अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो जो सबसे पहला अकाउंट बनाना होता है हमें, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और जो सेकंड होता है वो होता है हमारा बैलेंस शीट। ओके, देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है वो हमें किसी भी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है कि उसका क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। वेयर एज बैलेंस शीट से हमें उस बिजनेस का एक पर्टिकुलर डेट पे फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। आई बात समझ में? तो ये ट्रायल बैलेंस, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये जो बैलेंस शीट है इसे तो हम समझेंगे ही आगे के क्लासेस में। पहले भी और भी बातें हैं, इसका बेसिक वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, तो अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन एक ऐसा रिपोर्ट है किसी भी बिजनेस का जिससे उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, साथ ही साथ उस बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ये पता चलता है। तो यही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका अपना एक ऑब्जेक्टिव है। इससे किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है, किसी भी बिजनेस का ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ना। ऐसे ही करके बहुत सारे इसके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। अब बात आती है, हमें जरूरत ही क्यों पड़ता है फाइनेंशियल पोजीशन पता करने का। ऐसे भी तो नॉर्मल से हम प्रॉफिट एंड लॉस भी पता कर सकते हैं कि कितना इनकम हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, बस एक हिसाब किताब करके भी हम पता कर सकते हैं। बट इसे इतना सिस्टमैटिक रूप में, इतना सिस्टमैटिक तरीके से क्यों बनाया जाता है और ये प्रिपेयर क्यों किया जाता है। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अलग अलग यूजर्स हैं। मतलब किसी भी बिजनेस के, चाहे इंटरनल व्यक्ति हो चाहे एक्सटर्नल व्यक्ति हो, मतलब इंटरनल मेंबर हो या एक्सटर्नल मेंबर हो, सभी जो है वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं।
अब कैसे, तो देखो अगर ऑनर ही है, मान लो आप ही का कोई बिजनेस है और आप वो बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो इनफ्लो आउटफ्लो तो हो ही रहा होगा, है ना। तो उस टाइम पे आप पता करोगे या नहीं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो फिर आप उसे आगे कैसे चलाओगे, फिर तो उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। अगर आप प्रॉफिट या लॉस पता नहीं करोगे, अगर आप ये नहीं पता कर रहे हो कि आपके बिजनेस का पोजीशन क्या है, क्या ये टिकने वाला है मार्केट में या फिर नहीं टिकने वाला है, इन सभी बातों को आपको पता करना होगा। तो ये एक ऑनर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज यहाँ पे होती है कि देखो कोई भी बिजनेस हो उसमें मैनेजर तो होते ही है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता ही है। तो वहां पे मैनेजमेंट भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं ताकि वो फ्यूचर में अच्छा डिसीजन ले सके आपके बिजनेस के लिए। और कौन हो सकते हैं, तो आपके गवर्नमेंट हो सकते हैं ना। गवर्नमेंट कैसे, तो देखो गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे लेती है, मतलब उसे देखती है, एनालाइज करती है, और इससे वो पता करती है कि कितना टैक्स आप देने वाले हो। ये सभी बातें जो है वो गवर्नमेंट भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करती है। साथ ही साथ आपके बिजनेस के कुछ क्रेडिटर्स होंगे, कुछ डेटर्स होंगे, कुछ बाहरी व्यक्ति होंगे, वो सभी आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानेंगी, तभी आपसे कोई रिलेशन स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में। बिना फाइनेंशियल, अगर मान लो कि आप अगर कहीं से लोन लेने के लिए जा रहे हो, मान लो बैंक से ही आप लोन लेने जा रहे हो, तो आपका बैंक जो है वो ऐसे ही आपको लोन दे देती है क्या, नहीं। बैंक भी आपको लोन देने से पहले उस बिजनेस का क्या फाइनेंशियल, आपके बिजनेस का क्या स्टेटमेंट है ये पता करती है। अगर आपके बिजनेस का स्टेटमेंट उसे पता है, मतलब आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपके बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, ये आपके बिजनेस का मार्केट वैल्यू क्या है, ये सभी बातें बैंक भी पता करती है, उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। आई बात समझ में। तो यस, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बहुत सारे यूजर्स हैं। वो यूजर्स हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हेल्प ही कर रहे हैं ये स्टेटमेंट से। आई बात समझ में। तो बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिजनेस नहीं रन कर सकता। आई बात समझ में। इसमें आपको ये जो 3 अकाउंट है वो हमेशा कंपलसरी है बनाना। पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों आप अलग अलग भी बना सकते हो, बट एक ही साथ बनाते हैं हम हमेशा से, ठीक है। तो एक साथ भी आप बना सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन है आपका बैलेंस शीट। तो ये सभी चीजें जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बिना जो है वो बिजनेस नहीं चल सकता, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं, अभी मैं इसे क्लीन करती हूँ, ठीक है। तो देखो हमें पता है कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उनमें से जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनका हम पहले क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, है ना। जर्नल एंट्री करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और ये जर्नल एंट्री करने के बाद हम इसी का लेजर बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग। और ये लेजर होने के बाद हम इसी से ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, है ना। अब ये ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है, तो ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो विथ एडजस्टमेंट हो या विदाउट एडजस्टमेंट हो। तो अभी तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है हमारा ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला है, ओके। इस चैप्टर के बाद हम विथ एडजस्टमेंट वाला क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं ना तो उसमें हमारे जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, जितने भी कैपिटल, जितने भी एक्सपेंस है, इनकम है, सभी एक जगह पे दिखाया गया होता है ट्रायल बैलेंस में। लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें यहाँ पे जो है वो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। क्या, तो पहला तो होता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन एक होता है बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि हमें पता करना पड़ता है कि कौन सी ट्रायल बैलेंस के अंदर का कौन सा ऐसा चीज है जो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है, एंड कौन सा ऐसा चीज है जो आपके बैलेंस शीट में जाने वाला है। तो इसे पता करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, वो सभी ट्रायल बैलेंस में दिखाए गए होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसी ट्रायल बैलेंस से क्या करना है कि अलग करना है, कुछ को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में एंड कुछ को बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे जो है वो इसे बांटने का एक बेसिस है, और ये बेसिस क्या है, तो कैपिटल और रिवेन्यू का बेसिस है। एक आधार है कैपिटल और रिवेन्यू का। अब ये कैपिटल क्या होता है, रिवेन्यू क्या होता है, तो जब मैंने अकाउंटिंग
बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताया था, ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, तो उस टाइम पे मैंने इसे आपको बताया था, बट एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, और इससे हमारा इस चैप्टर का बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या पता करना होता है कि हमें यहाँ पे देखना होगा रिवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये कैपिटल क्या होता है, रिवेन्यू क्या होता है, इसे समझना है। जैसे देखो कि आपने कोई एक्सपेंस किया है, मान लो कि मैंने ये बोर्ड परचेस किया, मान लो, ठीक है, तो ये बोर्ड परचेस करना क्या है मेरे लिए, तो ये मेरे लिए एक एक्सपेंस है, बट परचेस करने से मेरे पास ये बोर्ड आ गया है, ये मेरा एसेट्स भी तो है। तो कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो आपको बहुत लंबे टाइम तक फायदा देते हैं, जबकि कुछ एक्सपेंडिचर आपके ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टाइम पे फायदा देते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो चीज से आपको लंबे टाइम से फायदा मिलेगा, जिसका आपको बहुत लंबे टाइम तक फायदा मिलने वाला है, वो चीज जो है वो आपका कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है, वो आपका कैपिटल नेचर का होता है। लेकिन जो आपका जो है वो कम समय के लिए फायदा देता है, वो उसे हम रिवेन्यू नेचर का बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अभी से क्लीन कर रही हूँ, हम इसे समझते हैं और भी अच्छे से। देखो कैपिटल नेचर का क्या होता है, रिवेन्यू नेचर का क्या होता है, तो ये जो है ना वो दो चीजें होती है। पहला तो होता है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है, आई होप कि आपको एक्सपेंडिचर का मतलब तो पता ही है। देन आपका होता है रिसिप्ट, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका फायदा आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड तक भी मिलता है, एक अकाउंटिंग पीरियड से अधिक है। अब एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक साल, मान लो एक साल से आपको अधिक फायदा मिल रहा है, वो आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर आपके तीन तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अनदर इज बी नंबर आपका होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस है जिनका फायदा आपको लंबे समय तक मिलने वाला है। जैसे कि आपने कोई एसेट्स परचेज किया, मान लो मैंने ये बिल्डिंग परचेज किया है, घर परचेज किया है, तो क्या इसका फायदा मुझे 1 साल तक मिलने वाला है, क्या मैं इसे 1 साल तक ही यूज करने वाली हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हाउस जो है, ये घर या बिल्डिंग जो भी मैंने परचेज किया उसे मैं 2 साल 3 साल 5 साल या लाइफ टाइम तक यूज करूंगी, तो ये मेरा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जिसका प्रॉफिट आपको 1 साल से ज्यादा मिले, मोर देन 1 ईयर। ओके, जिसका बेनिफिट, ओके मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से अधिक टाइम पे मिले, वो आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिसका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से अधिक नहीं मिलता, मतलब 1 साल से अधिक आपको इसका प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, ये आपका होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, आई बात समझ में। तो वही यहाँ पे पूछ रही हूँ कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट जो है, बेनिफिट इज नॉट मोर देन 1 ईयर। ओके, मतलब इसका बेनिफिट जो है वो आपको 1 साल से अधिक नहीं मिलने वाला, ये आपका होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या होता है, तो एक और आपका होता है जिसे हम बोलते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बताओ ये डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो खर्चा तो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, बट इसका बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म में मिलता है। अब सोचो ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जिसका खर्चा तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए किया है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट, मतलब ये आपको जो बेनिफिट है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए देने वाले हैं। तो कोई ऐसा बड़ा एडवर्टीजमेंट पे आपने जो खर्चा किया हो वो हो सकता है इसमें। क्यों, देखो आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया कितना, 10,000 रुपीज, ठीक है, तो आपने जिस टाइम पे ये एडवर्टीजमेंट पे 10,000 रुपीज जो है वो खर्च किए हो, आप क्या मान रहे हो कि इस एडवर्टीजमेंट का खर्च एक बार आपने कर दिया, हो गया। अब क्या हुआ, आपका जो है वो एड आपका चलते ही रहेगा, एडवर्टीजमेंट आपका होता ही रहेगा, जब तक आपके एडवर्टीजमेंट में अमाउंट है वो रिटर्न डाउन होता रहेगा, ठीक है, रिटर्न ऑफ होता रहेगा। तो वही यहाँ पे होता है कि डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, बट इसका बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको मिलता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट। ओके, आई बात समझ में। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना,
ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम एसेट साइड में दिखाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट का। किधर? एसेट साइड में। ये जो होता है वो हम एसेट साइड दिखाते हैं किसी भी बैलेंस शीट में, ठीक है, बैलेंस शीट का ये एसेट साइड में हम दिखाते हैं। जबकि ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये एक्सपेंडिचर ऐसा है जो शॉर्ट टर्म के लिए हमें बेनिफिट देता है, तो इसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट में ही हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। जबकि ये जो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि आपने 10,000 का एडवर्टीजमेंट परचेज किया, ठीक है, मतलब 10,000 का एडवर्टीजमेंट आपने किया, तो उसमें से आपका जो है वो 3,000 का यूज हुआ है, अभी भी 7,000 बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ अमाउंट होता है ना, वो तब तक हम दिखाते ही रहते हैं जब तक कि वो पूरा खत्म नहीं हो जाता। और कहाँ दिखाते हैं? तो ये हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। किधर? बैलेंस शीट में, और वो भी एसेट साइड, ओके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से। किस नाम से? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नेम से। आई बात समझ में? बैलेंस शीट में, यहाँ पे सीट लिख दो, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और तब तक दिखाते रहते हैं जब तक कि इसका वैल्यू पूरा खत्म नहीं हो जाता। 10,000 का आपने एडवर्टीजमेंट किया तो आपको हर साल दिखाना होगा। हर साल आप अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो हर साल जो अमाउंट उसका बचा हुआ है वो दिखाना होगा, ठीक है। जब तक ये पूरा एडवर्टीजमेंट खत्म नहीं हो जाता तब तक दिखाना पड़ता है। तो ये होता है एक्सपेंडिचर का। अब बात आती है रिसिप्ट पे। तो रिसिप्ट भी आपका दो तरीके का होता है, ए और बी मैं लिखती हूँ। जो पहला है आपका वो होता है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है कि आपने मान लो सेल कर दिया कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का, ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फिर कोई ऐसा रिसिप्ट जिसका आपको पेमेंट करना है बाद में, तो वो भी आपका जो है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। जैसे कि लोन हो गया आपका, ठीक है, तो आपने लोन बैंक से लिया ना, तो उसे आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, ये आपका फिर कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है। अब बात करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट का। तो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं? तो रिवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट है जिससे आपको बाद में पेमेंट नहीं करना। देखो, कैपिटल रिसिप्ट का क्या है कि आपको ऐसा रिसिप्ट मिल रहा है जिससे आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो आपका हो गया कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। इसमें आपका लोन हो सकता है, या किसी भी पर्सन से अगर आप लिए हैं कुछ अमाउंट तो वो भी आपके पास आया ही है, तो वो आपका रिसिप्ट तो है ही, बट वो कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। और उससे आप अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स का सेल किए हैं तो भी आपको पैसे आ रहे हैं, तो वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। मतलब कहीं भी ऑब्लिगेशन से जो आपको अमाउंट, मतलब कोई ऐसा अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है जिसमें ऑब्लिगेशन है, तो फिर वो आपका जो है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। वेयरएज रिवेन्यू रिसिप्ट का बात करें तो कोई ऐसा रिसिप्ट जो आपको हो तो रहा है बट आपको फिर वो फ्यूचर में रिटर्न नहीं करना, तो वो आपका हो जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट। या फिर आप फिक्स एसेट को छोड़ के जितना भी रिसिप्ट आपको मिल रहा है वो आपका हो जाता है फिर रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। जैसे कि आप अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपको इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है। आई बात समझ में? तो यहीं पे मतलब आज के क्लास में हम यही समझने वाले हैं। मेरा जो आज की क्लास का जो मकसद था वो था कि आपको पता चल जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। बस रिवीजन मैंने कराया, इसे डिटेल में मैंने पहले ही बता दिया है। और तो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, यही सब बातें आज की क्लास में मुझे करनी थी और मैंने कर लिया। और जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है उसमें हम सभी कल के क्लास में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझेंगे, बैलेंस शीट को समझेंगे और इस तरीके से हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो यहीं पे हमारा आज का क्लास खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर देना, न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।